अब हम लोग अपने वन लाइनर की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, क्या लिखा है मैंने कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। क्या होता है सर? CuSO4 5H2O। और ध्यान में रखिएगा सर कि नीला थोथा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ब्लू विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर CuSO4 5H2O। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपका आंसर क्या होगा? आपसे यहाँ पे ब्लू विट्रॉल पूछेगा तो आप जवाब दे देंगे, लेकिन अगर आपसे ग्रीन विट्रॉल पूछ लिया जाए तो आप सभी कहेंगे सर ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O होता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आइल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है? आइल ऑफ विट्रॉल बोला जाता है। तो आप इस दोनों फार्मूला को भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो उसका भी सॉल्यूशन आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। मेरे मित्र आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो आप सभी क्या कहते? बॉक्साइट कहते। तो ध्यान में रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होगा, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होगा, यानी कि एल्युमिनियम का मेन ओर क्या होता है, तो आप सभी क्या जवाब देंगे? सर बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट होता है। तो आप इस दोनों ही पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, क्या लिखा है मैंने कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिजिटल बैंक की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर ICI बैंक। कौन सा बैंक है सर? ICICI बैंक। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 सर, क्या लिखा है मैंने कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे में CO2 वायुमंडल से पौधे की कोशिकाओं में पहुंचता है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है वो पौधे के कोशिकाओं में पहुंचता है। आप सभी को मालूम है कि पौधा जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया करता है सर? तो सर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। कौन सी प्रक्रिया करता है सर? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। और आप सबों को मालूम है कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। और क्या चाहिए सर? जल और खनिज लवण चाहिए। तब जाकर के ये सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। आपसे ये चीज़ पूछा जा रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की लीफ में जाती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की लीफ में जाती है या पौधे के लीफ के द्वारा जाती है, पत्ती के द्वारा पौधे में जाती है, ये किस प्रक्रिया के द्वारा जाती है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी या कम होगी? आप कहेंगे सर ज़्यादा होगी। किसके अपेक्षा? पौधे की अपेक्षा। जाहिर सी बात है। जबकि पौधे में क्या होगा सर? कम होगा। पौधे में क्या होगा सर? कम होगा, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होगा। जब जरूरत होगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता होगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, जबकि पौधे में कम होगा। तो आप ध्यान में ये रखेंगे कि ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर जो गैसों का प्रवाह होता है, ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर जो गैसों का प्रवाह होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है सर? एक प्रकार का गैस है। और ये कहाँ जा रहा है सर? तो ज़्यादा से कम वाले जगह पे जा रहा है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे कम है ये वहाँ पे इसकी डेंसिटी कम होगी। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि गैसों का ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे में CO2 वायुमंडल से पौधे की कोशिकाओं में पहुँचता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर विसरण हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे में जल पौधे के जड़ से उसके हर एक भाग में पहुंचता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे जल के लिए क्या सर?
सर जल जो है पौधे में परासरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है सर, ऊपर की ओर जाता है, ऑस्मोसिस हम लोग कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन मानव शरीर के किस प्रणाली का हिस्सा है या किस प्रणाली से संबंधित है। मेरे मित्र आप सबों को पता है कि जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसका क्रियात्मक इकाई क्या होता है, आप सभी कहते हैं सर न्यूरॉन होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन मानव शरीर के किस प्रणाली से संबंधित है, आप कहेंगे नर्वस सिस्टम से संबंधित है, यानी कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सर तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। एक बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर और भी कुछ वन लाइनर हैं उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है सर, तो आप सभी कहेंगे सर पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पैलेंटियोलॉजी कहलाता है, पैलेंटियोलॉजी। इसी को इंग्लिश में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग हिंदी में जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं। तो आपको जो ऑप्शन मिलता है उसमें या तो जीवाश्म विज्ञान मिलता है या फिर आपको पैलेंटियोलॉजी मिलता है। दोनों ऑप्शन आपका एक जगह नहीं हो सकता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, क्या लिखा है मैंने कि सर पुष्प के अंडाशय में क्या पाया जाता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर अंडाशय को हम लोग इंग्लिश में ओवरी कहते हैं और हम सबों को मालूम है कि ओवरी में क्या पाया जाता है सर, ओव्यूल पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, बीजांड कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि पुष्प के अंडाशय में क्या पाया जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर बीजांड पाया जाता है। आपसे जो अगला पॉइंट पूछा गया है कि CO2 एवं जल से अपना भोजन बनाने वाले जीव को क्या कहा जाता है। अभी आपने जस्ट देखा कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर CO2 और जल से बनाते हैं। ये जल कहाँ से मिलता है, तो सर पौधा इसको मिट्टी से अवशोषित करता है। आप ये चीज़ जानते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि CO2 एवं जल से अपना भोजन बनाने वाले जीव को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, पौधा। गलत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि सर ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं या जो CO2 और जल की सहायता से भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, स्वपोषी कहलाते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, बड़ा ही आसान सा सवाल और मैंने पीछे की सेशन में भी इसको डिस्कस करा था। आपसे पूछा जा रहा है कि अमाशय को HCl से कौन सी सतह बचाती है, तो आप सभी कहेंगे सर हमारे स्टमक को, पेट को HCl से कौन बचाती है, तो सर म्यूकस बचाती है। कौन बचाती है सर, म्यूकस बचाती है। ध्यान में रखेंगे कि आपके स्टमक में HCl का सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो सर जठर ग्रंथि से होता है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। मेरे मित्र ध्यान में ये भी रखेंगे कि आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है या जो एंजाइम निकलता है उसको आप क्या बोलते हैं, तो सर आप उसको जठर रस बोलते हैं और उसी को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और ध्यान में रहे कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो सर HCl का मिश्रण होता है, म्यूकस या श्लेष्मा का होता है मिश्रण, और साथ ही साथ उसमें क्या पाए जाते हैं सर, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, बड़ा ही आसान सा चीज़ और आप सबों को मालूम है। आपसे पूछा जा रहा है पादप की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व जरूरी है, आप सभी कहेंगे सर नाइट्रोजन जरूरी है। पादप के वृद्धि के लिए कौन सा तत्व जरूरी है, तो सर नाइट्रोजन जरूरी है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था और एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पादपों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु कौन होते हैं। पादपों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर, राइजोबियम। क्या कहेंगे सर, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है सर, ये एक प्रकार का जीवाणु है।
ये क्या है सर? एक प्रकार का जीवाणु है जो पौधों में क्या करती है सर? नाइट्रोजन को फिक्स करती है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। मेरे मित्र ध्यान में ये भी रखेंगे कि ये जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर आपको किस पौधे के जड़ में मिलेगा? तो दलहन और तेलहन पौधे के जड़ में आपको ज़्यादातर कौन से जीवाणु मिलेंगे? तो सर पौधे में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु मिलेंगे। आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। आपका जो अगला पॉइंट है बड़ा ही आसान सा चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, ओजोन में कितने परमाणु होते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओजोन में कितने परमाणु होते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि O3 का अनुभार कितना होगा, O3 का अनुभार कितना होगा, तो ध्यान दीजिए आप कह रहे हैं कि ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? आप कहेंगे 16 है कितना? 3। तब ओजोन मॉलिक्यूल्स का अनुभार कितना हो जाएगा सर? 48 ग्राम हो जाएगा। या AMU में पूछे तो आप AMU में जवाब दे देंगे। आप कहेंगे AMU क्या होता है? तो सर इसको हम लोग फुल फॉर्म में एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और ये एटॉमिक मास यूनिट का क्या है सर? एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म क्या सर? AMU। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज करके चाहें तो इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर और भी वन लाइनर है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, क्या लिखा है मैंने कि भोजन के पाचन में कौन मदद करता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था NTPC एग्जाम में कि निम्नलिखित में से भोजन के पाचन में कौन मदद करता है? आपका ऑप्शन है लार, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो फूड के डाइजेशन में सहायक होता है। आप सभी क्या कहेंगे सर? हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लार हो जाएगा, यानी कि सलीवा हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो भोजन का पाचन का पहला चरण होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो सर हमारे मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो सर आपके बकल कैविटी मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। और मुख गुहा में भोजन का पाचन किसके सहायता से होता है? तो आप सभी कहते हैं लार, यानी कि सैलिवा के सहायता से होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि लार में, सैलिवा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है या कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप सभी कहेंगे सर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सैलिवा में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप सभी कहेंगे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। और हाँ, ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनुष्य में भोजन का संपूर्ण पाचन पाचन तंत्र के किस हिस्से में होता है? तो आप सभी कहेंगे सर मनुष्य में भोजन का संपूर्ण पाचन पाचन तंत्र के छोटी आंत में होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो सर मुख गुहा से शुरू हो जाता है। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में ऑक्सीजन है, तो ध्यान में रखेंगे कि जब आपका भोजन पूरी तरह से पच जाता है, छोटी आंत में जब आपका भोजन पूरी तरह से पच जाता है, तो जो पचा हुआ भोजन रहता है, जो पचा हुआ भोजन रहता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है सर? ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है और आपको क्या प्रदान करता है सर? ऊर्जा प्रदान करता है। और किस फॉर्म में सर? तो ATP के फॉर्म में। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है बड़ा ही सरल सा चीज़ है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आप सभी कहेंगे कि सर सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है वो जीवन की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कोशिका हो जाएगा, यानी कि सेल हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। मेरे मित्र अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने करा? मृत कोशिका की खोज किसने करा? तो ध्यान में रखेंगे रॉबर्ट हुक। किसने करा? रॉबर्ट हुक। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने करा, तो आप क्या कहेंगे? रॉबर्ट हुक। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो कैसा था सर? डेड सेल था, यानी कि मृत कोशिका था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने करा?
जीवित कोशिका की खोज किसने करा? तो आप किसका नाम लेंगे? सर लीवेनहॉक का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे सर? लीवेनहॉक का नाम लेंगे। तो आप इस दोनों चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बड़ा ही आसान सा कि धनावेश कहलाता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि आपका जो चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव, इसी को हम लोग आयन भी कहते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन भी कहते हैं। और जब इसी धन आवेश और ऋण आवेश को हम लोग आयन कहते हैं, तो ये जो आयन होता है ये होता है सर दो प्रकार का। पहला होता है केटायन और दूसरा होता है आपका एनायन। पहला क्या होता है सर? केटायन और दूसरा होता है एनायन। केटायन का हिंदी क्या होता है सर? धनायन होता है। और एनायन का हिंदी क्या होता है? ऋणायन होता है। आपसे कहा जा रहा है कि धन आवेश कहलाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर केटायन कहलाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी कहेंगे सर केटायन हो जाएगा। और अगर ये पूछ लिया जाता कि ऋण आवेश कहलाता है, तो आप क्या कहते? सर एनायन कहलाता है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, हड्डी से हड्डी को किसके मदद से जोड़ा जाता है? आप सभी बहुत बार याद किए होंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका बोन है सर, जो आपका बोन है वो एक दूसरे के साथ किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो सर लिगामेंट के सहारे जुड़ा हुआ रहता है। लिगामेंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हड्डी से हड्डी को किसके मदद से जोड़ा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? लिगामेंट के मदद से जोड़ा जाता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हड्डी से मांसपेशी किसके सहायता से जुड़ी हुई रहती है? हड्डी से मांसपेशी किसके सहायता से जुड़ी हुई रहती है? तो आप सभी क्या कहेंगे सर? टेंडन से। टेंडन का हिंदी क्या होता है सर? कटरा होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि हड्डी से हड्डी लिगामेंट के सहारे जुड़ती है और हड्डी से मांसपेशी टेंडन के सहारे जुड़ती है। नेक्स्ट है, आपको ये चीज़ मालूम होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी कहेंगे सर डार्विन, चार्ल्स डार्विन आप पूरा नाम ले सकते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो सर चार्ल्स डार्विन ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पहला भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? आप सभी कहेंगे सर सीवी रमन। सीवी रमन आपके पहले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिसे क्या मिला था सर? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 18, क्या लिखा है मैंने कि जीवों के द्वारा अपने शरीर को दो भाग में तोड़कर जनन की प्रक्रिया कहलाती है। जी हाँ, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी जीव के द्वारा जो अपने शरीर को दो भाग में तोड़ करके जनन की प्रक्रिया की जाती है, उस जनन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। आप कहेंगे सर ये समझे ही नहीं, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि जनन की बात करते हैं, तो आप सबों को मालूम है कि जनन जो है वो दो प्रकार के होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है वो जंतुओं और पुष्पीय पौधों में होता है, यानी कि जो फूल देने वाले पौधे होते हैं उसमें आपका जनन की प्रक्रिया किसके थ्रू होती है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के थ्रू होती है। लेकिन जो पुष्प देने वाले पौधे नहीं होते हैं उसमें जनन की प्रक्रिया किसके थ्रू होती है? तो अलैंगिक जनन के थ्रू होती है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अलैंगिक जनन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, जबकि लैंगिक जनन में डबल पेरेंट की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे डबल पेरेंट कौन कौन सा? तो सर इसमें एक मेल की जरूरत होती है और एक फीमेल की जरूरत होती है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने पहले न्यूक्लियस को डेवलप करते हैं, और वही न्यूक्लियस जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके चलते क्या मिल जाता है आपको? दो ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। जैसे कि आप अमीबा की बात करते हो तो आप कहते हो कि सर अमीबा के बॉडी में क्या रहता है सर? न्यूक्लियस रहता है। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे जैसे अमीबा का शरीर बढ़ते चला जाता है तो ये न्यूक्लियस भी इसका बढ़ते चला जाता है।
ये न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है सर, बढ़ते चला जाता है। और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो ये न्यूक्लियस जो है यानी कि जो अमीबा है वो यहाँ से टूट जाता है आपका। ये अमीबा क्या होता है सर, यहाँ से टूट जाता है। मतलब पहले आपका एक अमीबा था, अब क्या हो गया सर, 2 अमीबा हो गया। तो सर जनन की इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन कहते हैं। यहाँ पे आपका जीव क्या हो रहा है सर, अपने शरीर को 2 भाग में तोड़ रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि जीवों के द्वारा अपने शरीर को 2 भाग में तोड़कर जनन की प्रक्रिया कहलाती है। आप सभी क्या कहेंगे, द्विविखंडन कहलाती है, यानी कि बाइनरी फिजन कहलाती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने शरीर को कई हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कई हिस्सों में टूटेगा तो बहुत सारे जीव मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल जीव आपको मिलेंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म से बहुत सारा जीव पैदा हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का शरीर टूट करके 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का शरीर टूट करके 2 से ज्यादा अपने जैसा जीव का निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। कब सर, जब ऑर्गेनिज्म 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को अपने शरीर से तोड़ करके क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उस केस में हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। और बहुविखंडन को ही इंग्लिश में हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, बड़ा ही आसान सा चीज आपसे पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग कब मनाते हैं। तो आप सभी कहेंगे सर 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं सर, 7 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका 20 नंबर में क्या है सर, ये भी आपका क्वेश्चन था, बस यही क्वेश्चन था। संवेग है और आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, तो 2-4 फार्मूले दिए हुए थे, उसमें से आपका एक फार्मूला MV भी दिया हुआ था। तो मेरे मित्र आप सबों को पता है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो संवेग है तो आप कह सकते हैं द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। नेक्स्ट आपका बहुत ही आसान सा चीज आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जीवाणु की छोटी इकाई क्या होती है। अब आप में से कई सारे ऐसे होंगे जो इसको सोचने लगे होंगे कि बैक्टीरिया का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा। भाई जीव कोई भी रहे उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, तो सर सेल ही होगा, यानी कि कोशिका ही होगा। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, चाहे वो आपका क्या हो सर, बैक्टीरिया हो या फिर आपका कोई बड़ा सा एनिमल हो, उनके बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, तो सर सेल होगा, कोशिका होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जीवाणु की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सर कोशिका होती है। जीवन लाइफ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सर कोशिका होती है। नेक्स्ट है आपका उच्च तापमान किससे मापा जाता है। तो आप सभी कहेंगे सर यहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात की जा रही है, तो उच्च तापमान हम लोग किससे मापते हैं, पायरोमीटर से मापते हैं। तो आपके इस पॉइंट का जवाब क्या हो जाएगा सर, पायरोमीटर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि इसी पायरोमीटर से किसका तापमान मापा जाता है, तो सूर्य का तापमान वगैरह मापा जाता है। आपका जो अगला पॉइंट है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि सर जब हमारे शरीर में कोई घाव वगैरह हो जाता है तो मक्खी उस पर भिनभिनाते रहता है। तो जब आप घर में रहते हैं तो मक्खी उस पर ऐसे लगेगा कि अरे हमको उस पर बैठने दो, आप उसको हटाते हटाते परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि वो जो भिनभिना रहा है इसका मतलब वो आपके ऊपर मस्का लगा रहा है कि भाई हमको बैठने दो, हमारा भोजन मिलेगा। आपको क्या कर रहा है सर, मस्का लगा रहा है। कौन लगा रहा है सर, घर में जो मक्खी है वो। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका होता है। क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। मतलब जब आप घर जाएंगे तो जो घरेलू मक्खी है वो क्या करेगा सर, आपको मस्का लगाएगा। तो आप इस चीज़ से ये याद रख लेना कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिल्ली का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर बिल्ली उछलते कूदते रहता है, तो फेलिस कैटस। फेलिस मतलब वो गिरते रहता है, फॉल करते रहता है, तो फेलिस कैटस क्या है सर, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। और हाँ ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि काऊ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो आप सभी को मालूम है कि गाय का दूध पूरा इंडिया पीता है, इसीलिए हम लोग गाय को बॉस के रूप में कह सकते हैं। तो गाय का दूध पूरा इंडिया पीता है, मतलब बॉस का दूध पूरा इंडिया पीता है। बॉस इंडिकस आपके काऊ का क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है सर, बॉस इंडिकस। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि चूंकि गाय का दूध पूरा इंडिया पीता है
तो गाय क्या हो गया, बॉस हो गया। तो बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है, गाय का। तो आप इस तरह से भी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट है आपका कि कार्बन का अपरूप, नो डाउट कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है, जो हीरा है, ग्रेफाइट है और जो बकी मिस्टर फुलेरिन जिसको आप बकी बॉल के नाम से जानते हैं, ये तीनों क्या हैं सर, कार्बन के अपरूप हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर, हीरा लिख सकते हैं, ग्रेफाइट लिख सकते हैं और बकी बॉल यानी कि बकी मिस्टर फुलेरिन। और ध्यान में रखेंगे कि कार्बन के जो बकी मिस्टर फुलेरिन अपरूप है उसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो सर कार्बन के 60 परमाणु हैं, आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है सर 25 नंबर कि श्वसन संबंधी रोग किससे होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। क्या होगा आंसर, आप सभी कहेंगे सर श्वसन की प्रक्रिया में तो हम लोग वायु को अंदर लेते हैं और जब हमारा वायु ही प्रदूषित हो जाएगा तब हम लोगों को कौन सा रोग हो जाएगा, तो सर श्वसन संबंधित रोग हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि श्वसन संबंधी रोग किससे होता है, आप सभी कहेंगे सर वायु प्रदूषण से होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी वन लाइनर थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको इस वन लाइनर से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।